नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंजीत यादव फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर। और टॉपिक का नाम आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक्स। और आप लोगों को पता है कि कल्प क्लासेस जयपुर ने आपके लिए सेकंड ग्रेड साइंस का एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपके पास बॉटनी वाला जो पोर्शन है वो मैं खुद लेने वाला हूं और उसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जूलॉजी जो अपने पास है वो डॉक्टर निर्मल सर लेंगे, जो कि एमबीबीएस है कोटा मेडिकल कॉलेज से। इसके अलावा जूलॉजी का जो आपके पास क्लासिकल जूलॉजी है उसका पोर्शन लेंगे डॉक्टर राकेश बदाला, जो आपके पास पीएचडी है क्लिनिकल साइंस से। इसके अलावा केमिस्ट्री वाले पोर्शन की हम बात करें तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपके लेंगे कमल सर, और कमल सर ऑल इंडिया जेआरएफ में उनकी रैंक है 38। ठीक है बेटा, तो फैकल्टी सारी अच्छी अच्छी हैं। इसके अलावा हम बात करें टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड हमारे पास लेंगे हमारे मनीष सर, जो कि आज वरिष्ठ अध्यापक हैं और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं वो 2022 से। तो हमारी जो टीम है वो आपको रेगुलर गाइड करती रहेगी, बस शर्तें कि आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, अब सेकेंड ग्रेड की हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी वाली। जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके अंदर बायोलॉजी का पेपर कैसा आया है वो सभी लोगों को पता है कि बायोलॉजी का जो पेपर था ना, उस पेपर का लेवल कैसा था। अब वो समय चला गया कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और हमारा बायोलॉजी का पेपर हमारा सोल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। पेपर अब हलवा नहीं आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? पेपर बिल्कुल भी हलवा नहीं आ रहा। पेपर का जो लेवल है वो अप हो चुका है। आपको डेप्थ से स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप डेप्थ से स्टडी नहीं करोगे और कोचिंग के जो मायाजाल है उसके अंदर आप गिरोगे तो बेटा आप ऊंधे मुंह गिरोगे, और जब आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो बस आपको सही समय पर बेटा समझना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना है, सही निर्णय लेना है और एक अच्छी कोचिंग का आपको चुनाव करना है। ठीक है, इसके अलावा अब हमको बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका पैटर्न लगभग जो हमारा अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2024 के अंदर, उसमें आपको पता चला होगा कि नीट पैटर्न पर उसका आपके पास क्या आ रहा है, पेपर आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारे को क्वेश्चन है वो अब एक सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। ऑप्शन मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम। बच्चा टिक करेगा क्या हमारे पास? सर लगा दो टिक, माइटोकॉन्ड्रिया। वो जमाना चला गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया पर क्वेश्चन कैसा आएगा कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा कथन सत्य है। आपके पास आ जाएगा 4 स्टेटमेंट आएंगे, उनमें से एक को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो आप उसको तभी राइट कर पाओगे जब आपको उस सब्जेक्ट की डेप्थ से नॉलेज होगी। अब वो समय चला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज रट लिया हमने, कर दिया। ये चीजें अब नहीं चलेंगी। आपको उसकी फिजियोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, उसके फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके आपके पास हम बोले उसकी स्ट्रक्चर को आपको डिटेल से क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स में हमारे पास जो सेकंड ग्रेड में बेटा जो क्वेश्चंस के नंबर है, यहां आपको दिख रहे होंगे 3 क्वेश्चन, तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके पास यहां आते हैं जेनेटिक्स से। और हमारे पास जो टोटल बायोलॉजी के जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 में से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे किसके आ रहे हैं, जेनेटिक्स के। ठीक है, और जेनेटिक्स के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लोगे। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व करोगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप इस कंप्लीट लेक्चर को देखेंगे और इसकी पूरी सीरीज को जब आप देखेंगे। जैसे ये सीरीज पूरी होगी या जैसे ही कोई टॉपिक आपके पास पूरा होगा तो मैं आपके साथ पीवाईक्यू को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा कि पीवाईक्यू कैसे आए हुए हैं, उनको सोल्व कैसे करना है, उनकी अप्रोच आपको कैसे रखनी है। ठीक है, तो क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? तो अब हम टॉपिक पर आते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको बोलता हूं बेटा जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिकी क्या है। सबसे पहले हमारे को यह चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि जेनेटिक्स है क्या एक्चुअली। जब आप एनसीईआरटी देखते हो तो आप वहां बोलते हो कि कोई भी एलिफेंट है, एलिफेंट की जो आने वाली संतति है वो एलिफेंट ही होती है। हाथी की आने वाली पीढ़ी हाथी होती है। मनुष्य की भी आने वाली पीढ़ी क्या होता है, मनुष्य ही होता है। ठीक है, कोई गोट है, कोई बकरी है, उसकी भी आने वाली पीढ़ी। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन के क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, या एलिफेंट से क्या आ गई आपके पास ह्यूमंस आ गए। ऐसा तो नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। और इसका रीजन क्या है ये सभी हम किस में पढ़ने वाले हैं बेटा, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं,
जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बेटा हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। ठीक है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? हेरिडिटी और किसकी स्टडी करते हैं? वेरिएशन, यानी कि वंशागति। यानी कि हम किसकी स्टडी करेंगे? वंशागति और विभिन्नताओं की। किसकी स्टडी करेंगे? हमारे पास हेरिडिटी और वेरिएशन की। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यहां देखो वंशागति क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है। इसको मैं आपको क्लेरिफाई करता हूं। जैसे कि कोई कैरेक्टर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी हाइट क्या है? ज्यादा है, ठीक है, वो टोल हैं। अब उनकी टोलनेस का जो करेक्टर है वो मुझ में भी आया है। मतलब मेरे माता पिता भी क्या थे? लंबे थे, मैं भी क्या हूं? लंबा हूं। मतलब लंबाई का लक्षण मेरे माता पिता से मेरे में आया है। ठीक है, किसी की माता पिता के आई का कलर था वो ब्राउन था, उनकी आने वाली संतति है, जो प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी आंखों का कलर भी कैसा है? ब्राउन है। मतलब ब्राउन आई का जो कलर है वो मुझे कहां से मिला? मेरे पेरेंट्स से मिला। समझ में आ रही है? मतलब कि आपकी वंशागति में क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरण। तो यहां होगा लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, हाँ, दूसरी तो बेटा पीढ़ी में यहाँ पर सेल बायोलॉजी के बारे में स्थानांतरण, तो यहीं से बोल देता हूँ ना, आवाज ही तो स्थानांतरण, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नहीं, वापस ही कर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to next generation। मतलब बोले तो हम जेनेटिक्स में किसकी स्टडी कर रहे हैं? हेरिडिटी, वंशागति, और किसकी बेटा? विविधताओं की। हेरिडिटी क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, वंशागति कहलाता है। माता पिता से लक्षणों का उसकी आने वाली पीढ़ी यानी उसके बच्चों में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। मैं फिर से बोलता हूं, वंशागति क्या है? लक्षणों का माता पिता से आगे आने वाली पीढ़ी में उनके बच्चों में लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। अब देखो, आपको यहां पर आपको अच्छे से देखना है, यहां पर एक टर्म है वेरिएशन, विभिन्नताएं। सर विभिन्नताएं क्या है? मैं आपको इसको समझाने से पहले एक प्रश्न बेटा आप लोगों से पूछता हूं, मुझे यह बताओ, क्या ह्यूमंस है, ह्यूमन का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। क्या सभी ह्यूमन सेम स्पीसीज के हैं अकॉर्डिंग टू साइंस? यस, सेपियंस। ठीक है, सभी ह्यूमंस क्या है? सेम स्पीसीज के हैं, सेम जाति के हैं। जितने भी ह्यूमन है सारे के सारे क्या हैं? एक जाति के हैं, सेपियंस। सभी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। फिर भी इसके अंदर क्या है? किसी का रंग कैसा है, किसी का रूप कैसा है, किसी की हाइट कैसी है। मतलब क्या है? विभिन्नताएं हैं। समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी मानव, सभी ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस आर सेम स्पीसीज। सभी ह्यूमंस क्या है? सेम जाति के हैं। फिर भी उनके लक्षणों में क्या है? विभिन्नताएं हैं। कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई गोरा है, कोई काला है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? तो यहां पर तू देखना, तू यहां पर देख, यहां पर तू ये चीज देखना कि सभी ह्यूमंस के अंदर क्या है? विभिन्नताएं हैं। और एक ही जाति के जीवों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को ही क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां फिर से बता रहा हूं, विभिन्नता, वेरिएशन क्या है? एक ही जाति के जीवों के मध्य पाई जाने वाली असमानता ही क्या कहलाती है? विभिन्नता। कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई गोरा है, कोई काला है।
क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देख, एक ही जाति के जीवों के मध्य, एक ही जाति बोले तो स्पीसीज के जीवों के मध्य पाई जाने वाली असमानता क्या कहलाती है? आपके पास विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? डिसिमिलरिटीज इन ए सेम स्पीसीज। फिर से बोल रहा हूं, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देना, डिसिमिलरिटीज इन सेम स्पीसीज, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? एक होगा लंबा, एक क्या होगा? लंबा होगा, बोले तो टॉल होगा। एक क्या होगा बेटा? बौना होगा, बोले तो ड्वार्फ होगा। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्या बात समझ में आ रही है? एक काला होगा, एक गोरा होगा। ठीक है, तो ये हमने जेनेटिक्स का क्या देखा है? इंट्रो देखा है, उसमें मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि वास्तव में जेनेटिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ेंगे? एक हेरिडिटी पढ़ेंगे और एक वेरिएशन पढ़ेंगे। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति। विभिन्नताएं क्या होती है? एक ही जाति के जीवों के मध्य क्या होती है बेटा? असमानताएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं बोलते हैं। अब यहां मैं आपके सामने एक वर्ड रखूंगा, उसको ध्यान से देखना। एक वर्ड आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, हिंदी वाले बच्चे भी इसको ध्यान से देखना। एक वर्ड आता है आपके पास इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है। यह क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस बोले तो प्रक्रिया है। इस वर्ड को ध्यान देना, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये क्या होती है? प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है। अब सब ये प्रक्रिया किसकी होती है? ध्यान से देखना। जब लक्षण माता पिता से उसकी पीढ़ी में जाते हैं, जब लक्षण माता पिता से उसकी पीढ़ी में जा रहे होते हैं, तो उसके बीच में जो घटनाक्रम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स, तीनों वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। जेनेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होती है? मैंने आपको बता दिया। वेरिएशन या विभिन्नताएं क्या होती हैं? मैंने आपको बता दिया। इनहेरिटेंस क्या होता है? वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब साहब मुझे एक बात बताओ कि वेरिएशन या विभिन्नताएं आ रही हैं, ये विभिन्नताएं किसके कारण आ रही हैं? क्या कारण है कि विभिन्नताएं आ रही हैं? अरे मैं मेरे माता पिता से क्या हूं? दिखने में अलग हूं, पर कुछ लक्षणों में क्या है? समानताएं। मतलब कुछ लक्षण तो क्या है? सेम है, कुछ लक्षण क्या है? अलग हैं। ये अलग लक्षण, ये विभिन्नताएं, ये कहां से आ रही है, उसके बारे में हम अब क्या करते हैं बेटा? डिस्कस करते हैं। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग देख रहे थे बेटा वेरिएशन बोले तो विभिन्नताएं, यानी कि विभिन्नताएं कैसे आ रही थी? विभिन्नताएं, ठीक है। विभिन्नताओं का सोर्स क्या था उसके बारे में हम क्या करते हैं बेटा? बात करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखो, वेरिएशन के दो सोर्स हो सकते हैं। कौन कौन से सोर्स हैं अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा? ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेरिएशन के क्या हैं सोर्स, क्या क्या हैं। देखो भाई, क्या हम एक एरो और डाल दे? क्या एक एरो हम लोग और डाल देते हैं।
अब देखो वेरिएशन के हमारे पास दो सोर्स हैं बेटा। अब वो सोर्स कौन से हैं, देखो वो स्रोत कौन से हैं। देखो एक तो होता है हमारे पास सतत विभिन्नताएं, एक तो हमारे पास क्या होती हैं, सतत विभिन्नताएं, एक तो हमारे पास क्या होती है बेटा, सतत विभिन्नताएं, और एक हमारे पास क्या होती हैं, असतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नताओं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या बोलेंगे बेटा, कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या बात समझ में आ रही है। और एक होती है हमारे पास असतत विभिन्नताएं। क्या होती हैं, असतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, सतत विभिन्नताएं क्यों आती हैं, किसके कारण आती है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। किसके कारण आती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जीन विनिमय। जीन विनिमय। अभी क्या होता है जीन विनिमय, हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सेकंड हम बात करते हैं बेटा असतत विभिन्नताएं, ये किसके कारण आती है, ड्यू टू म्यूटेशन। ड्यू टू म्यूटेशन बोले तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर के कारण जो बेटा वेरिएशंस आती हैं वो कैसी आती हैं, स्लो आती हैं। ये कैसे आती है बेटा, स्लो आती हैं, धीमी प्रोसेस है। ये कैसी है, धीमी प्रोसेस है। और इवोल्यूशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। म्यूटेशन हमारे कैसी होती है बेटा, म्यूटेशन हमारे पास कैसी प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। हमारे पास कैसी है, तीव्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया। अब एक बात बताओ, मेरे पास जो एक ही जाति के जीवों के मध्य असमानताएं आ रही हैं, उन असमानताओं का वो असमानताएं कितने प्रकार की हैं, एक दो प्रकार की हैं। एक तो सतत विभिन्नताएं कंटिन्यूअस वेरिएशन, और एक होता है असतत विभिन्नताएं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन जो हमारे पास होती है, सतत विभिन्नताएं, ये हमारे पास कैसी प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ये हमारे पास है बेटा नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी होगी, अब नॉर्मल प्रोसेस होगी। मतलब ज्यादातर जो अपने पास वेरिएशन या विभिन्नताएं आती है वो किसके कारण आती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम डिटेल से तो कहां पर पढ़ने वाले हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पर हम जब मियोसिस देखते हैं तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। फिर से बोल रहा हूं, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, जीन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, ध्यान रखना, यह क्या होता है, ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यूरिंग मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। क्या बात समझ में आ रही है। जीन विनिमय किस किस के बीच में होता है बेटा, जीन विनिमय होता है हमारे पास नॉन से होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो किस किस के बीच में होगा, ये होमोलोगस
यानी कि समजात होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य हमारे पास ये क्या होता है बेटा, आपके पास क्रॉसिंग ओवर होता है। अभी के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, मैं आपको बाद में डिटेल से बताने वाला हूं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं वो भी मैं आपको बाद में डिटेल से बताने वाला हूं। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना कि सतत विभिन्नताएं जो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है बिल्कुल स्लो प्रोसेस से, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो किसके कारण होती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है। क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में होता है। सिर्फ डिटेल आपको याद रखनी है, डिटेल से मैं आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बताऊंगा। और क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच के अंदर हमारे पास क्या होता है, मध्य आपके पास क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। एक हमारे पास आता है बेटा म्यूटेशन, और म्यूटेशन के कारण कौन सी विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं आती हैं। कैसे साहब असतत विभिन्नताएं, देखो एक नॉर्मल पर्सन है, वो मान लो आपके पास अल्ट्रावायलेट यूवी रेस के संपर्क में आ गया, एक्स रेस के संपर्क में आ गया, जिसके कारण उसके जीन में क्या आ गया बेटा, चेंज हो गया। और जीन में चेंज होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन। अब बताओ ये फास्ट प्रोसेस है कि नहीं है, जहां क्रॉसिंग ओवर के अंदर आपके पास हजारों लाखों साल लग रहे थे, वहीं आपके पास म्यूटेशन केवल एक जनरेशन के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, आपके पास असतत विभिन्नताएं आ जाती हैं। और मेनली जो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो विभिन्नताएं ट्रांसफर होती हैं बेटा, वो सतत विभिन्नताएं होती हैं। आपके पास असतत विभिन्नताएं आपके पास नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर नहीं होती हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात किया, वेरिएशन के हम लोगों ने विभिन्नताओं के प्रकारों की बात की। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को, किसके कारण होती है, क्या होती है, मैंने यहां पर आपको क्या बताया बेटा, डिटेल से बताया। अब यहां पर मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूं, वो आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। तो देखो सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए। यह है जॉन मेंडल। यह कौन है हमारे पास, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या बात समझ में आ गई, यह हमारे को ध्यान रखना है। सेकंड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सेकंड हम देखते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन हो जाएंगे बेटा, मॉर्गन। ये हमारे पास कौन हो जाएंगे, मॉर्गन, ठीक है। ये हमारे पास कौन हो जाएंगे, मॉर्गन। ये हमारे पास कौन हो जाएगा बेटा, मॉर्गन हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पर देखो मॉर्गन ने कुछ टर्म दी थी, वो आपको याद रखना है। एक तो इन्होंने क्या, कौन सा टर्म दिया था, लिंकेज। लिंकेज टर्म इन्होंने दी थी, मतलब कि सहलग्नता, सहलग्नता टर्म इन्होंने दी थी। ये हम लोगों को याद रखना है। क्या बात समझ में आ रही। इसके अलावा अब इन्होंने दिया था बेटा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, इसके अलावा इन्होंने दिया था बेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस वंशागति, क्रिस क्रॉस
वंशागति। ठीक है, ये कुछ टर्म किसने दी थी? मॉर्गन ने दी थी। और मॉर्गन ने जो स्टडी की थी वो किस पर की थी बेटा? आपके पास ड्रोसोफिला पर इन्होंने क्या की थी? स्टडी की थी। तो ये भी मैं पॉइंट यहां पर लिख देता हूं। मेंडल के बारे में तो अपन आगे डिटेल से पढ़ने ही वाले हैं, तो मेंडल के बारे में यहां पर हम लोग ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे आपके पास? मेंडल थे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन था? मॉर्गन था। मॉर्गन ने कुछ टर्म दी, जैसे कि लिंकेज दिया, क्रॉसिंग ओवर दिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिया। इसके साथ हम देखते हैं सेक्स लिंकेज। इसके अलावा इन्होंने एक टर्म और दी, कौन सी बेटा? सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज, लिंग सहलग्नता। इसके अलावा इन्होंने कौन सी टर्म दी बेटा? लिंग सहलग्नता, सॉरी लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता, इन्होंने कौन सी टर्म दी? लिंग सहलग्नता, ये टर्म दी। इन्होंने बेटा स्टडी किस पर किया था? वो पॉइंट भी हमको याद रखना है। वैसे तो आगे हम मॉर्गन को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इन्होंने स्टडी या अध्ययन किया था किस पर? इन्होंने अध्ययन या स्टडी की थी किस पर बेटा? ड्रोसोफिला पर। किस पर स्टडी की थी इन्होंने? ड्रोसोफिला पर इन्होंने क्या किया था बेटा? स्टडी किया था। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक बात कर ली है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में भी हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा? डिस्कवरी कर लिया। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं एक सेकेंड आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पर लेके जाता हूं कि इसके बाद हमारे पास कौन आए थे? बेटसन। इसके बाद कौन आए हमारे पास?